फोन बंद करके छोड़ दो अपना, अपने बैग में डाल लो भाई फोन। कल चर्चा की थी हमने उपनामों की, ठीक है। कल चर्चा की थी उपनामों की। हाँ, कोई एक उपनाम बताइए। आगे दूसरा नाम बताइए आप। एक ये बात याद रखना, जितना आज करवाया ना उतना मैं अगले दिन पूछूंगी। ये नहीं कि आज आपने कर लिया और कल याद करके नहीं आए। जितना भी पढ़ाया उतना रिवीजन होगा, वापस वो सारा का सारा आपको याद करना पड़ेगा। ये किसने कहा भाई? सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता किस आधार पर कहा गया था? सिंधु सरस्वती सभ्यता किस आधार पर बनाया गया था नाम? हाँ, सरस्वती नदी के किनारों पर क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। हाँ, सिंधु सभ्यता किसने कहा? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को किसने कहा? किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता करने वाला व्यक्ति है जो प्रथम है, पहली बार उन्होंने ही कहा था। इसका मतलब आपने आज कल पढ़ाया वो जाके आपने देखा नहीं है, देखा नहीं है ना? हाँ तो देख लेना। आज तो छोड़ रही हूँ, कल पूरे के पूरे पूछूंगी। सिंधु सभ्यता किसने कहा था? सर जॉन मार्शल। मैंने ये बात कही थी ना कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता करने वाला व्यक्ति कौन है? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता करने वाला व्यक्ति कौन है? सर जॉन मार्शल। चाहे इसको सिंधु सभ्यता बोल दो चाहे सिंधु सभ्यता बोल दो। हमने कल उपनामों की चर्चा की थी। आज बात करते हैं काल निर्धारण। इसका समय क्या है? सिंधु सभ्यता का समय क्या माना गया है? 2350 से 1750। 2350 से 1750 ईसा पूर्व। क्योंकि हम किस में चल रहे हैं? ईसा पूर्व में चल रहे हैं ना। और वर्तमान में किस में चल रहे हैं? ईस्वी में। तो ये समय क्या है? 2350 से 1750। ये है रेडियो कार्बन पद्धति के तहत। रेडियो कार्बन पद्धति के तहत इसका समय का निर्धारण क्या किया गया है? 2350 से 1750। जबकि एनसीईआरटी क्या कह रही है? ये कह रही है 2500 से 1800 ईसा पूर्व। वर्तमान में एनसीईआरटी के द्वारा इसका समय निर्धारित क्या किया गया है? 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। जबकि रेडियो कार्बन पद्धति का समय क्या है? 2350 से 1750। सर्वमान्य मत किसको माना गया है? 2350 से 1750। रेडियो कार्बन पद्धति होती क्या है? रेडियो कार्बन पद्धति 14 क्या है? रेडियो कार्बन पद्धति क्या है? जब जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन की विधि को क्या कहा गया है? रेडियो कार्बन पद्धति 14। इसके आधार पर हम किसी भी सभ्यता का समय निर्धारण कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हमने इसके समय क्या माना? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं यहाँ कौन सी प्रजातियां निवास करती थी, कौन कौन सी प्रजातियां पाई गई? यहाँ प्रमुख रूप से हमें 4 प्रजातियां पाई गई है। एक तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड,
दूसरी प्रजाति है मंगोलाइड। तीसरी प्रजाति है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। और चौथी प्रजाति अपनी यहाँ पाई गई है अल्पाइन। यहाँ 4 प्रकार की प्रजातियों के निवास पाए गए हैं, प्रोटोस्टालाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। अब इसमें चर्चा करते हैं कि इनमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी। भाई 4 जनजाति है, इन 4 जनजातियों में कौन सी जनजाति सर्वाधिक थी? भूमध्य सागरीय। और भूमध्य सागरीय को क्या माना है? द्रविड़ माना है। और इस कारण इस सभ्यता की निर्माता क्या माना गया है? द्रविड़ माना गया है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी पाई गई? भूमध्य सागरीय, जो किससे है? द्रविड़ माना गया। और द्रविड़ को ही क्या माना गया है? सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया। अब चर्चा करते हैं कि प्रोटोस्टालाइड जो है, इसके अवशेष के रूप में हमें क्या मिला? इसके अवशेष के रूप में हमें क्या मिला? यहाँ हमें मिला है मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्यांगना मूर्ति। मोहनजोदड़ो की कांस्य नृत्यांगना मूर्ति। फिर है मंगोलाइड। मंगोलाइड से हमें प्राप्त हुआ है पुरोहित की मूर्ति। इस प्रकार 3 के अवशेष हमें क्या मिले हैं? देखने को मिलते हैं। लेकिन सर्वाधिक अवशेष किसके देखने को मिलते हैं? भूमध्य सागरीय के मिलते हैं, जो कि क्या माना गया है? द्रविड़ माना गया है। अब बात करते हैं कि इनको सिंधु सभ्यता का निर्माता किसे माना गया है? सिंधु सभ्यता का निर्माता किसे माना गया है? तो अभी हमने चर्चा की थी, द्रविड़ माना गया है। भाई सर्वमान्य मत तो ये कहता है कि ये निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। लेकिन विद्वानों ने अलग अलग बताया है। विद्वानों ने अलग अलग बताया है। हमने एक नाम लिखा था, सर जॉन मार्शल। इसने सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता नाम दिया। इन्होंने ही कहा है कि यहाँ के जो निवासी है या सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक है वो कौन थे? सुमेरियन। इस सभ्यता के जो निवासी थे, जिसने स्थापना की थी, वो कौन थे? सुमेरियन थे। जबकि राखलदास बनर्जी इन्हें क्या मानते हैं? द्रविड़ मानते हैं। और एक विद्वान आते हैं रामचंद्र, और दूसरा इसी के साथ विद्वान आता है लक्ष्मण स्वरूप। ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासी जो संस्थापक थे वो कौन थे? आर्य थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। इस प्रकार विद्वानों ने अलग अलग क्या बताए हैं? निर्माता बताए। लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है? कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। अब चर्चा करते हैं कि हमने जो समय निर्धारण किया है, इस समय का निर्धारण सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया? समय का निर्धारण सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया? किसको आधार बनाकर किया गया? भाई समय का निर्धारण करेंगे, कोई ना कोई आधार होगा। तो किस आधार पर उस व्यक्ति ने समय का निर्धारण प्रारंभ किया? किस आधार पर किया? भाई आधार तो यही होंगे।
भाई प्रजातियां कौन सी है, कहाँ के निवासी थे, इस आधार को बनाकर उनके द्वारा समय का निर्धारण किया गया था। तो समय का निर्धारण करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम कौन था, वो भी आ गया सर जॉन मार्शल। यहाँ तीन प्रश्न आए थे, तीनों प्रश्नों में उत्तर क्या आया, सर जॉन मार्शल। समय का निर्धारण करने की क्रिया सर्वप्रथम इसी विद्वान के द्वारा की गई थी 1931 में। समय का निर्धारण इन्होंने कब प्रारंभ किया, 1931 में करना प्रारंभ किया। और इन्होंने समय क्या बताया, इन्होंने समय बताया कि सिंधु सभ्यता के जो समय है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। जबकि हमने दो समय जाना है, एनसीईआरटी और काल निर्धारण रेडियो पद्धति के तहत दो माना है। लेकिन सर्वप्रथम समय का निर्धारण जो किया था वो किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने। कब की थी, 1931 में। और इन्होंने अपना समय क्या बताया, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। ध्यान रखना हम किस में चल रहे हैं, ईसा पूर्व में चल रहे हैं। तो इनके द्वारा जो समय बताया गया वो कितना है, 3250 से 2750। इस प्रकार हमें समय का जो काल निर्धारण है उसमें और विद्वानों को ना याद करो, लेकिन इन तीन का आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा, एक तो सर जॉन मार्शल का, एनसीईआरटी का और रेडियो कार्बन पद्धति का। इसके अलावा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, अनेस्ट मैके है, माधव सौरवस है, फेयर का, इनका याद करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे। कल चर्चा की थी हमने कि इनकी सिंधु सभ्यता की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किसने किया था, चार्ल्स मैसन ने। कब किया था, और उसके बाद में चार्ल्स मैसन के बाद में कौन आया विद्वान, जोर से बोलो, AR मुगल। AR मुगल। अब आपने प्रश्न किया ही है तो AR मुगल का उत्तर भी बता दो। अपना रजिस्टर कर दो बंद, अपना रजिस्टर लिखा हुआ बंद कर दो। इन्होंने कहा AR मुगल, हाँ मुगल है, इन्होंने सही कहा है, मुगल है। हाँ, सिंधु सभ्यता के नामकरण में लिखाया है, घर जाके रजिस्टर नहीं खोलना ना, कल मैंने लिखाया है। और नामकरण में आपको विद्वानों की भी नाम लिखाए हैं। उसी में एक विद्वान आया था AR मुगल, जिसने सिंधु सभ्यता को क्या कहा था, बृहत्तर सिंधु सभ्यता। आप जितने भी नाम बोलोगे मैं उसी के प्रश्न बनाऊंगी। गलत प्रश्न पर एक प्रश्न और है, बोनस। आप उत्तर गलत बोलोगे ना, उसका बोनस है एक प्रश्न और। तो इन्होंने क्या कहा था, बृहत्तर सिंधु सभ्यता कहा था। और यहाँ चर्चा क्या कर रहे हैं हम, कि चार्ल्स मैसन के बाद में किन विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। चार्ल्स मैसन के बाद में किन विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। सर जॉन मार्शल है। चलो, सर जॉन मार्शल। कोई नहीं, आपने नाम बोला है, मैं उत्तर दूसरे से पूछ लूंगी। आपने नाम बोला, उत्तर मैं दूसरे से पूछ लूंगी। हाँ भाई, सर जॉन मार्शल का क्या है, सिंधु सभ्यता, वो तो मैं नहीं बोल दी, सिंधु सभ्यता मैंने बता दिया। लेकिन सर जॉन मार्शल का और क्या कार्य है। हाँ भाई, सर जॉन मार्शल का क्या कार्य था। हाँ बोलो बोलो।
हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता को हमने क्या कहा था? हड़प्पा सभ्यता कहा था। और इस हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और कहां पर? हड़प्पा में। जब हड़प्पा खुदेगा तभी तो इसका नाम पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता। तो सर जॉन मार्शल ने किसका क्या था? हड़प्पा का किसके नेतृत्व में करवाया था उत्खनन कार्य? सर जॉन मार्शल खुद तो है नहीं, इन्होंने तो निर्देशित किया था, क्योंकि ये तो किसके अध्यक्ष थे? पुरातात्विक विभाग के। इनके निर्देशन में कार्य किया गया था। और किस विद्वान ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया था? चलो, गार्डन चाइल्ड। आपने नाम ही ले दिया तो आप बता दो इस विद्वान ने क्या किया था? कल वाला रिवीजन हो रहा, आप ही नाम ले रहे हो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। हाँ भैया, मुंह पर हाथ मत रखो, चाहे मेरे को दिखता है सब कुछ। हाँ, गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। चलो भाई, गार्डन चाइल्ड का काम खत्म हो चुका है। अब आपका उत्तर तो आया नहीं। मैंने जो पूछा वो तो उत्तर आया नहीं। एक प्रश्न का उत्तर आ गया। कल वाला रिवीजन हो गया। कल वाले के 3 रिवीजन हो गए। AR मुगल भी हो गया, सर जॉन मार्शल भी हो गया, और गार्डन चाइल्ड भी हो गया। अब और विद्वान बच्चे बोर ले लेना, बोर पूछ लूंगी। बात तो यहाँ हो रही है कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किस विद्वान के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया था? हैं? अच्छा, काल कौन बताएगी? ले आज बता दिया ना। घरा खानो बोलो खाली लग्यो। कौन था? दयाराम सानी, 1900 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है भाई, ईस्वी में है हम। इन्होंने तो दयाराम सानी के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन कार्य करवाया, और इस कारण इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हम चर्चा करें कि चार्ल्स मेसन के बाद में किन विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया। तब आपके 2 व्यक्ति आएंगे, बार्टन बंधु। बंधु यानी भाई जॉर्ज बर्टन और विलियम बर्टन। कब? 1856 में, जब कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई गई। कराची से लाहौर तक जब रेल लाइन बिछाई गई थी, तब इनके द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया कि कोई सभ्यता तो है, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उस ओर। और जो भी मलबा निकल रहा था, उस मलबे को किस में काम में ले लिया? रेल मार्ग को बनाने में काम में ले रहे। जो रोडे निकल रहे थे वो उनको काम में ले रहे थे। जब पहली बार जब ध्यान आकर्षित किया चार्ल्स मेसन ने, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है, क्योंकि लोग खुदाई करके ईंट पत्थर ले जा रहे थे, अपने घरों के निर्माण कर रहे थे। उसी प्रकार इनके पास भी जब ईंट पत्थर नीचे से खुद खुद के आ रही थी, तो इन्होंने सोचा चलो रोड़े का काम तो मिला, ये तो सामान ही लाना पड़ेगा, और रोड़े के रूप में उन्होंने इसका काम कर लिया। लेकिन यहाँ ध्यान आकर्षित किसी ने नहीं किया पूर्ण रूप से कि हमें यहाँ खोदना चाहिए कि कोई सभ्यता हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। बस इतना था, कुछ तो निकल रहा है। क्या हो रहा है? कुछ तो निकल रहा है। इसी दौरान 1861 में एक विभाग का गठन कर दिया गया, जो विभाग क्या करेगा? इस ओर ध्यान एकत्रित करेगा, खोदेगा।
तो उस विभाग का नाम क्या था? पुरातात्विक विभाग। उस विभाग का नाम क्या था? पुरातात्विक विभाग। इस विभाग के द्वारा 1872 ईस्वी में कनिंघम को डायरेक्टर जनरल बनाया गया और कनिंघम के द्वारा क्या किया गया? प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। यहाँ देखो मैंने 1872 लिया है, जबकि 1853 ईस्वी में इसी कनिंघम को बिना सींग वाला बैल प्राप्त हुआ था। मुहरे इन्हें क्या प्राप्त हुई थी? 1853 में बिना सींग वाली मोहरे प्राप्त हुई थी। लेकिन इसने क्या कहा कि भारत में बिना सींग के कोई बैल नहीं होता, इसलिए ये जो है ये हमारी सभ्यता नहीं हो सकती, ये कोई विदेशी सभ्यता की मोहरे हैं जो यहाँ पर क्या हो गई? प्राप्त हो गई है। इसलिए ध्यान ज्यादा नहीं किया। लेकिन 1872 तक इन्होंने 3 प्रयास कर चुके थे हड़प्पा में। कितने प्रयास कर चुके थे? ये 3 प्रयास कर चुके थे कि कोई ना कोई सभ्यता होगी, लेकिन ये किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि यहाँ कोई सभ्यता है नहीं, क्योंकि इनको कुछ भी अवशेष नहीं मिले। तब 1909 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री को भेजा गया। पंडित हीरालाल शास्त्री को भेजा गया। अब पंडित हीरालाल शास्त्री भी कहाँ चले गए? हड़प्पा चले गए। हीरालाल शास्त्री कहाँ गए? हड़प्पा गए। जब वापस लौट कर आए तब उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हड़प्पा की खुदाई करना व्यर्थ है। क्या है? हड़प्पा में किसी भी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलेंगे। आप फोन बंद कर दीजिए। आपको फोन चलाना बाहर जाके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं फोन चलाना तो आप बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी भी आपको कहा था कि फोन अपने बैग में डाल लो, साइलेंट कर दो। घर वालों को तो पता ही है कि आप यहाँ आए हो, तो फोन की आवश्यकता नहीं है। इमरजेंसी हो तभी उठाओ, वरना फोन नहीं उठाना। फोन का काम है तो बाहर जाओ, क्लास में आवश्यकता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के स्थल पर जाकर हीरालाल शास्त्री के द्वारा निरीक्षण किया गया और आकर इनके द्वारा कहा गया कि हड़प्पा की खुदाई करना क्या है? व्यर्थ है, हमें वहां किसी भी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया भाई? खुदाई का कार्य क्या हो गया? न के बराबर प्रारंभ हुआ। अब बात करते 1912 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, इस सोसाइटी के द्वारा एक लेख छापा गया। इस सोसाइटी के द्वारा एक लेख छापा गया कि हड़प्पा में किसी न किसी सभ्यता के क्या है? अवशेष हैं। इस को ध्यान में रखकर 1921 में सर जॉन मार्शल के द्वारा दयाराम साहनी के नेतृत्व में किसकी खुदाई की गई? हड़प्पा की खुदाई की गई। और जैसे ही हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई, वैसे ही हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। इस प्रकार हमें क्या ज्ञात हुई? हड़प्पा सभ्यता ज्ञात हुई। हड़प्पा सभ्यता से हमें हड़प्पा सभ्यता का जानकारी हो चुकी है कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है। लगते लगते किसकी खुदाई कर दी? मोहनजोदड़ो की। लगते लगते किसकी खुदाई की? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई? मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, बालाकोट, सूरतकंगे डोर, सारे पाकिस्तान में। डोर लगा दो सारे के। डोर पाकिस्तान की है। डोर कहाँ भेजनी है? पाकिस्तान को भेज दो।
तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में। सबसे पहले खुदाई किसकी की थी? हड़प्पा की थी। बाद में खुदाई किसकी की? मोहनजोदड़ो की। इस प्रकार धीरे 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 हमें सिंधु के आसपास क्या मिले? सभ्यता के अवशेष मिले। इस कारण हमने इस सभ्यता को नाम क्या दिया था? सिंधु सभ्यता दिया था। कल हमने इसका किया था ना विस्तार। आ जाओ तो वापस विस्तार में बता दो। हाँ, सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु कौन सा था? उत्तरतम उत्तरतम बिंदु नाना मांडा नहीं है। उत्तर का पूरा स्थल है वो। तो मैंने कहा उत्तरतम पूरा स्थल कौन सा है? 2% बताए थे केवल मैंने। एक पर्सन बताया था उत्तर में, एक बताया था मैंने उत्तरतम। हाँ याद है? रोटी खा खा के सो जाया करो। उत्तरतम मैंने बताया था अफगानिस्तान का क्षेत्र, बताया था ना। सो तो गई। अब ये बता दो कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों में है? सिंधु सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। अरे सीधी सी बात है, याद करने रट्टा मारने की जरूरत कहाँ है? कि हम क्या कर रहे हैं? 1921 में हमने किसको खोजा? हड़प्पा को खोजा था ना। और भारत आजाद कब हुआ? तो तभी तो बात करें, वर्तमान में पूछ रही हूं मैं तो किन देशों में फैला हुआ है। 1921 में भारत में कौन है? हड़प्पा। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। 47 के बाद में ये दो गए, भारत और पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान जाता नहीं तो ये सभ्यता कितने देशों में थी? 2 ही देशों में। अब कितने में हो गई? 3 देशों में। क्यों? क्योंकि इससे अलग हो गया पाकिस्तान। तो ये तो मैं पूछ रही कितने देशों में फैली हुई है। रटने की आवश्यकता नहीं है, निकाल दो। 1921 में आए, 1947 में कौन हो गया? भारत आजाद हो गया। अब बता दो पाकिस्तान कब बना? 1947 में तो बना। तारीख बताओ। 25। भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। एक दिन पहले कौन आया? 14 अगस्त। तभी तो कहते हैं कि बेटा पहला आया था, बाप बाद में। तो 14 अगस्त को कौन आ गया? पाकिस्तान आ गया। और यहाँ से क्या हो गए? हमारे जो जितने भी सिंधु सभ्यता के बृहत स्थल थे वो सारे के सारे किस में चले गए? पाकिस्तान में चले गए। हमारे पास गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन वाले क्षेत्र हमारे हिस्से में आए। और सारे के सारे यहाँ ये क्या है? हड़प्पा लिखा था हमने। हड़प्पा पंजाब क्षेत्र का है, पाकिस्तान का पंजाब। मोहनजोदड़ो ये सिंध क्षेत्र का है। तो पंजाब के भी तो कितने पार्ट हुए थे? 2 पार्ट हुए। एक पार्ट किसके पास चला गया? पाकिस्तान के। एक पार्ट हमारे पास आ गया। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदरो, बालाकोट, ये सारे के सारे कहाँ गए? पाकिस्तान में आ गए। और शेष जो बचे वो सारे के सारे रोपड़ है, रोथर है, राखीगढ़ी है, धौलावीर है, ये सारे के सारे, आलमगीरपुर है, देमाबाद है, ये सारे के सारे कहाँ गए? भारत में आ गए। तो यहाँ जो हम मांडा करेंगे
वो सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु नहीं है। उत्तरतम बिंदु कौन है? सोतुगोई। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। जब ये कहें कि सिंधु सभ्यता का उत्तर बिंदु कौन सा है, तब आएगा मांडा। तब कौन सा आएगा? मांडा। ये कहाँ है? जे एंड के। कौन सी नदी है? नदी कौन सी है? सिंधु। चिनाब नदी। सिंधु नदी की तो सहायक नदी है। हाँ, तो वो पानी तो उसी में। नहीं नहीं, जब आप वहां सिंधु नदी और चिनाब नदी आएगी तो उत्तर चिनाब नदी को ही करना है, सिंधु को नहीं करना। वह ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ कौन था? हुँ? हाँ, पूरब में। जोर क्यों दे रहे हो? पहले तो बात यहाँ है कि यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर में आलम ही होता है, आराम होता है, तो आलमगीरपुर। और आराम कब करते हैं हम? आराम हमें कब मिलेगा? जब हमें कोई हिंडा देगा, झूला देगा। नदी कौन सी हो गई? हिंडन। नदी कौन सी हो गई? हिंडन। तो उत्तर प्रदेश वाले क्या करते हैं? आराम करते हैं। आराम कहाँ करते हैं? उनको क्या मिलता है? झूला मिलता है, तो हिंडन नदी हो गई। अब है दक्षिण में। हमें तो जाना महाराष्ट्र में। और यहाँ पर कौन है? देमाबाद। महान लोग हमेशा दबा के रखते हैं। महान लोग हमेशा दबा के रखते हैं। तो देख लो, जब हम गुज्जर पर तैयार करते हैं तो राष्ट्रकूट सब पर भारी हो पड़ गए थे। वो तो अंत में शासक कमजोर आ गया, तब गुज्जर प्रत्यार विजित हो गए। वरना तो दावेदार कौन थे? राष्ट्रकूट थे। तो राष्ट्रकूटों ने क्या किया था? दबाए रखा। तो यहाँ क्या है? महाराष्ट्र क्या कर रहा है? दबा ही रहा है। और किसके कारण? इनके पास कौन सी नदी है? परवरा नदी है, जो प्रवाहित होती है। ये भी नहीं रुकते। राष्ट्रकूटों के बारे में कहा गया ना, वो बहुत ही तीव्र गति से क्या करते थे? क्रिया करते थे। तो पवर यानी तीव्र चलना। अब यहाँ आपका बिंदु है, यहाँ कौन सा आएगा? सूतकांगे, डोर। अब डोर कहाँ भेजनी है? पाकिस्तान। अभी बोला था ना, डोर कहाँ भेजनी है? पाकिस्तान। देख लो, रटने की आवश्यकता नहीं है। डोर भेज दी हमने पाकिस्तान के पास। आराम कर लिया हमने हिंडा लेते हुए उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र वाले तो हमेशा ही दबा के रखते हैं। देखो, मराठा ने मुगलों को दबा के रखा था ना। मराठा ने किनको दबा के रखा? मुगलों को दबा के रखा। तो एक ही बात है, यहाँ कर दो वो उत्तर में मांडा। अब बात यहाँ है कि भाई भारत का उत्तर बिंदु कौन सा है? ये तो पाकिस्तान वाला चला गया। अब भारत में कौन है? हाँ, इस साइड में तो कौन आएगा? गुजरात आएगा। ये कौन है? ये गुजरात ही तो है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिंदु कौन है? ये पश्चिम बिंदु कौन सा होगा? गुजरात होगा। और गुजरात का कौन सा क्षेत्र होगा? गुजरात का कौन सा क्षेत्र होगा? कपड़े की फैक्ट्री नहीं खोलनी हमें। नागेश्वर। नागेश्वर ये हमने कल भी किया था, आज पुनः रिवीजन हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम किसको निकाल रहे हैं? ये कितने देशों में फैला हुआ है?
देख लो, अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, भारत आ गया। आप बता दीजिए हंसी का कारण क्या है? हंसी का कारण क्या है? तो हंसी तो आ रही है ना? या मैं हंसी वाली पढ़ा रही हूँ, या आप कुछ सोच रहे हो? कुछ तो है ही नहीं। वो माँ से हंस रहे हैं तो पूछ रही हूँ, कोई तो कोई बात होगी हंसने वाली है, तो इनको भी बता दो थोड़ा, ये भी हंस लेंगे। देखो, अफगानिस्तान से हमें दो ही क्षेत्र प्राप्त हुए, एक सोतुगई है और एक मुंडी काक है। मुंडी काक, दो ही क्षेत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और क्षेत्र कहाँ से मिले हमें? पाकिस्तान और भारत से प्राप्त हुए। अब लिखना स्टार्ट करो। मैं बोलूंगी। कल वाली अंतिम लाइन बता दो, क्या लिखा था? अंतिम लाइन बता दो, क्या लिखा था? आप बता दो। एक तो बात है, आप लिखने में कंजूसी करते हो ना। क्या हुआ? अंतिम लाइन बोलनी है? कोई हवाई जहाज थोड़ी उड़ा के आना आपको। ये बहुत अच्छा है। चलो लिखो। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, क्षेत्रफल वगैरह हो चुका था। तो चलो, क्षेत्रफल कितना था? आपकी आदत नहीं छूटेगी, आपकी आदत नहीं छूटेगी। तो मैंने अभी क्या कहा था? आप साइलेंट करके छोड़ दो। घर पर तो आप बता के आते हो कि हम कोचिंग जा रहे हैं, तो घर वाले 1% फ़ोन नहीं करेंगे आपको, कोई इमरजेंसी में करेंगे। घर वाला आ रहा है तो इसका मतलब इमरजेंसी है, तब आप फ़ोन उठाओ। देखो, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फ़ोन का यूज करना है, फिर आराम से करो ना। देखो, काल निर्धारण, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम, सर जॉन मार्शल शब्द लिखना है क्या? सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का समय, सिंधु सभ्यता का समय 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। अगली लाइन, रेडियो कार्बन पद्धति के, रेडियो कार्बन पद्धति 14 के तहत, रेडियो कार्बन पद्धति 14 के तहत सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का समय, सिंधु सभ्यता का समय 2350 से 1750, या यूं लिख लो 2300 से 1750।
1750 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। अगली लाइन, एनसीईआरटी के तहत सिंधु सभ्यता का समय, एनसीईआरटी के तहत सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1800, 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। 2500 से 1800 ईसा पूर्व। आगे लिखो, बताया है। आगे लिखो, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में चार प्रकार की प्रजातियां पाई गई थी, 4 प्रकार की प्रजातियां पाई गई थी। एक नंबर लगा के लिखो, प्रोटोओस्टोलाइड, 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 प्रोटोओस्टोलाइड। दूसरा मंगोलाइड, मंगोलाइड, ये लिखा हुआ है ना, मंगोलाइड। तीसरा भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। चौथा अल्पाइन, चौथा अल्पाइन। अब नोट लगा के लिखो, भूमध्य सागरीय प्रजाति को, भूमध्य सागरीय प्रजाति को द्रविड़ माना गया है, द्रविड़ माना गया है। नोट नंबर 2, भूमध्य सागरीय प्रजाति को द्रविड़ माना गया है, द्रविड़ माना गया है। नोट लगा के 2 लिखो, 2 नंबर। द्रविड़ को सिंधु सभ्यता का, द्रविड़ को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना गया है। हेडिंग डालो अगली, सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में, सिंधु सभ्यता के निर्माता के बारे में विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। लक्ष्मण दास स्वरूप, एक लाइन लगा के लिखो, नंबर 1, लक्ष्मण दास स्वरूप, कोमा रामचंद्र, कोमा रामचंद्र ने सिंधु सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना है, सिंधु सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना है। लक्ष्मण दास स्वरूप तथा रामचंद्र ने
सिंधु सभ्यता का निर्माता आर्य को माना है। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का निर्माता सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का निर्माता सुमेरियन को माना है। सुमेरियन। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का निर्माता सुमेरियन को माना है। पता है सुमेरियन कहाँ के थे? मेसोपोटामिया सभ्यता के थे। उनके समान ही इनको माना गया है। राखल दास बनर्जी, अगली लाइन, राखल दास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को माना है। मार्टिन व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का निर्माता देशूया दास माना है। देशूया दास माना है। अगली लाइन लिखो। सिंधु सभ्यता विश्व में दो सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता विश्व में दो सभ्यताओं के समकालीन थी। कौन कौन सी सभ्यता थी? आप भी बता दो, आपको ही होशियारी है। क्या हुआ? कौन सी दो सभ्यता थी? ये चर्चा हमने पहले क्लास में भी आपको बताया था। पहले दिन जब मैंने क्लास ली थी, आपको कॉमन चीज बताई थी। वहां पे भी मैंने उस सभ्यता का नाम लिया था। तो ये तो खुद ही सिंधु सभ्यता है। आप नहीं थे उस दिन जब मैंने पहले दिन क्लास ली थी। तब आपको दो सभ्यताओं में आपको ना वर्तमान की देन बताई थी, यानी कॉमन चीज बताई थी कि वर्तमान में हमने इन सभ्यताओं से क्या लिया। डिटेल में नहीं पढ़ा था हमने। हाँ, क्या था? एक तो हमारे पास आई थी मिस्र की सभ्यता, आई थी ना। किस रूम में चर्चा की थी हमने मिस्र की सभ्यताओं को? मातृसत्तात्मकता। और दूसरा अभी मैंने नाम लिया है, सुमेरियन कहाँ थे? सुमेरियन कहाँ थे? मेसोपोटामिया। तो दोनों सभ्यताओं के नाम लिख लो, मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र के आगे कोष्टक में लिख लो नील नदी। और मेसोपोटामिया के आगे लिख लो दर्जला फरात नदी। दर्जला फरात नदी। दर्जला फरात। मिस्र सभ्यता किसके किनारे है? नील नदी के किनारे है। और मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे है? दर्जला और फरात नदियों के किनारे है। ये चर्चा हमने पहले की।
कोई भी सभ्यता यदि विकसित होगी तो कहाँ होगी? नदी के किनारे। कोई अपवाद स्वरूप ही कहाँ मिलेगी? पहाड़ियों में मिलेगी। और ऐसी कौन सी सभ्यता राजस्थान की जो पहाड़ की तलहटी में विकसित हुई थी? ढूंढ लेना। हाँ, एक ही हुई थी। ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। ये लाइन और लिख लो। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अगली लाइन लिखो। 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में कनिंघम को कनिंघम कनिंघम को ये प्रश्न आया हुआ है। भारत का पहला भारतीय पुरातात्विक अध्यक्ष कौन था? कनिंघम था। ये सीनियर की बुक से उठाया गया था क्वेश्चन। को बिना सींग वाले बैल की मुद्रा प्राप्त हुई। मुद्रा की जगह लिखो मोहरे प्राप्त हुई। बिना सींग के बैल की मोहरे प्राप्त हुई। बिना सींग के बैल की मोहरे प्राप्त हुई। मोहरे प्राप्त हुई। कनिंघम के द्वारा इसे नोट लगा के लिख लो। कनिंघम के द्वारा इसे विदेशी मुद्रा मान लिया गया। कनिंघम के द्वारा इसे विदेशी मुद्रा मान लिया गया। विदेशी मुद्रा मान लिया गया। 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में जॉर्ज बर्टन व विलियम बर्टन के द्वारा सिंधु सभ्यता के अवशेषों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब उनके द्वारा कराची से लाहौर रेल लाइन कार्य के दौरान ध्यान नहीं दिया गया। जब कराची से लाहौर रेल लाइन कार्य के दौरान कराची से लाहौर रेल लाइन कार्य के दौरान। अब देखो, हमने एक प्रश्न हमेशा ही सुना है कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमको लूटा है। सुना ना? बचपन से यही सुनते हैं कि अंग्रेजों ने हमको लूटा है। हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया थी। तो जबकि सोने की चिड़िया देश खुद था ही नहीं, उसने तो खुद ही रोम से मांगा है सोना।
जब वो निर्यात कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसके बदले उसको सोना चांदी मिल रहा है, तो इसका मतलब सोना तो उसके पास था नहीं। सोना था लेकिन उतना ही नहीं था। फिर भी कहते हैं कि हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा। बातें बाद में कर लेना घर जाके आराम से। तो अंग्रेजों ने लूटा और हम कह रहे हैं कि लूटा लूटा सब कुछ लूट लिया, तो उन्होंने कुछ दिया तो है ही हमें। क्या दिया हमें? आज आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, तो किसने दिया आपको? अंग्रेजों ने दिए। आज रेल मार्ग का जो रेल के जरिए आप गांव शहर जहां भी जा रहे हो, वो किसने दिया आपको? आज आपकी कोई भी आपने फॉर्म लगाया, आपका सिलेक्शन हो गया, रीट करनी है, तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे। वो किसने दिया आपको? अंग्रेजों ने। तो क्या नहीं दिया आपको अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने जो दिया है वो उन्होंने लिया है। सोना लिया है, सही है। हमारा जो कच्चा माल है वो विदेशों में लेके गए और वहां से वो सस्ते माल में बनकर आया। हमारा खाद्य व्यापार जो था उसको तहस नहस किया। लेकिन वो क्यों किया? क्योंकि हम खुद ही तो कमजोर थे। अंग्रेजों का दोष थोड़ी था। वही बात है कि बार बार उठता है कि अंग्रेजों ने हमसे लिया है, लेकिन अंग्रेजों ने हमें जो दिया है उस पर कभी हमने गौर ही नहीं किया। लूटा है, वास्तव में अंग्रेजों ने लूटा है, लेकिन हमने खुद लुटाया है। ये क्यों नहीं कहते हो? तो यहाँ इन्होंने क्या किया? रेल लाइन का कार्य किया, इस दौरान इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर लिखो 1872 ईस्वी में कनिंगम 1872 ईस्वी में कनिंगम पुरातात्विक विभाग का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया। प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1909 ईस्वी में क्या हो गया? टाइम हो गया।